सभी को नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम गणित विषय, विज्ञान विषय की शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ रहे हैं। गणित की शिक्षण विधियों से संबंधित 4 वीडियोज इस वीडियो से पहले डाले जा चुके हैं। आप चैनल पर जाकर के उन सभी वीडियोज को पहले आसानी से देख सकते हैं। आज हमारा गणित शिक्षण विधियों का यह 5वां वीडियो है। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं गणित शिक्षण की समस्याएं, कि जब भी कोई शिक्षक गणित का अध्ययन करवाता है, गणित का शिक्षण कार्य करवाता है, तो उसके शिक्षण में या अध्यापन में कौन कौन सी समस्याओं का सामना उस शिक्षक को करना पड़ता है। उसी गणित शिक्षण की समस्याओं के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसको सीखने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि समस्या होती क्या है, किसे हम समस्या कहते हैं। देखिए, समस्या का रूप यह होता है कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, एक साधारण कार्य है, सामान्य कार्य है, लेकिन सामान्य कार्य में भी यदि हमें कठिनता का अनुभव होने लग जाता है, कोई कठिनाई महसूस होने लग जाती है, तो उसे ही समस्या कह देते हैं। कोई भी कार्य कर रहे हैं, कार्य करने में कठिनता का आभास होना ही एक तरह से समस्या को जन्म दे देता है। फिर समस्या का समाधान कैसे होता है, इसके लिए प्रायः लोग जो उपाय काम में लेते हैं वह है प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, जो थोर्नडाइक ने मनोविज्ञान में दिया है कि कोई भी समस्या हमारे सामने आती है तो उस समस्या के समाधान के लिए हम कोई उपाय ढूंढते हैं, एक उपाय लागू करते हैं, वह उपाय सही नहीं बैठा तो हम कोई दूसरा उपाय लागू करने लग जाते हैं। ऐसे बार बार हम अपने उपायों को बदलते रहते हैं और फिर अंत में कहीं न कहीं उस समस्या का समाधान प्राप्त हो जाता है। तो ज़्यादातर लोग प्रयत्न एवं भूल के द्वारा ही समस्या का समाधान प्राप्त करते हैं। लेकिन समस्या समाधान का यह जो तरीका है वो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता कि आप प्रयास करो, फिर उसमें असफलता मिल जाए तो दूसरा प्रयास करो। यह जो तरीका है वो मनोवैज्ञानिक तरीका नहीं है। समस्या समाधान का जो मनोवैज्ञानिक तरीका माना जाता है वह है विमर्शी चिंतन, कि कोई भी समस्या अपने सामने आई है तो पहले उसके ऊपर योजना बनाई जाए कि ये समस्या क्यों आई और इसके क्या क्या समाधान हो सकते हैं। उनके बारे में पहले से ही एक योजना बना ली जाती है, फिर उस योजना पर विचार किया जाता है और उन विचारों में जो सर्वश्रेष्ठ समाधान हमें लगता है उसको लागू करके देखा जाता है। यही विमर्शी चिंतन के नाम से जाना जाता है। तो ये विमर्शी चिंतन ही समस्या समाधान का सर्वोत्कृष्ट तरीका माना जा सकता है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं समस्या क्या है और गणित अध्यापन में या गणित के शिक्षण में कौन कौन सी समस्याओं का सामना शिक्षक को करना पड़ता है। सबसे पहले हम सीखते हैं समस्या होती क्या है, किस चीज को समस्या के नाम से पुकारा जाता है। पहली जो चीज अपने सामने आ रही है वो है समस्या क्या होती है या समस्या की परिभाषा क्या है। इसको देखिए, जॉन डूवी एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने समस्या के बारे में क्या परिभाषा लिखी है कि जो बात तुच्छ या सामान्य होने पर भी मस्तिष्क को इस प्रकार बेचैन करे और चुनौती दे कि विश्वास भी अनिश्चित बन जाए, उसमें वास्तविक समस्या रहती है। समस्या क्या है कि कोई भी बात है वो साधारण है, तुच्छ है, सामान्य है, लेकिन सामान्य होने पर भी हमारे मस्तिष्क को बेचैन करने लग जाती है, हमें चुनौती देने लग जाती है और चुनौती भी ऐसी कि हमारा विश्वास भी डगमगाने लग जाता है, विश्वास भी अनिश्चितता की स्थिति में चला जाता है। उसे ही वास्तविक समस्या कहते हैं। यह परिभाषा देने वाले विद्वान हैं जॉन ड्यूवी। फिर आते हैं योकम और सिम्पसन नामक विद्वान हुए हैं। इन्होंने समस्या को कैसे परिभाषित किया है। देखिए, इन्होंने लिखा है किसी परिस्थिति में समस्या तब उत्पन्न होती है जब कार्य संपादन में कठिनाई का आभास हो। यह एक कठिनाई है जो स्पष्टतया विद्यमान रहती है और विचारक या छात्र उसे जानता है। योकम और सिम्पसन ने समस्या के बारे में क्या लिखा है कि किसी भी परिस्थिति में
समस्या कब उत्पन्न होती है? जब हम कोई कार्य करते हैं और उस कार्य के संपादन में कठिनाई का आभास होने लग जाता है, तो वो कठिनाई का आभास ही एक तरह से समस्या को जन्म देता है। फिर आते हैं गेट्स नामक विद्वान। गेट्स ने समस्या के बारे में क्या लिखा है कि किसी व्यक्ति के लिए समस्या तब उत्पन्न होती है जब वह अपने निश्चित ध्येय को उन व्यवहारगत आदर्शों से प्राप्त करने में असमर्थ रहता है जो उसके पास विद्यमान है। कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति के सामने समस्या कब उत्पन्न होती है कि हमारा कोई एक निश्चित ध्येय लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे कुछ आदर्श होते हैं, फिर भी हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ हो जाते हैं, तब एक समस्या विद्यमान हो जाती है, समस्या हमारे सामने खड़ी हो जाती है। ये 3 परिभाषाएं विद्वानों के द्वारा दी गई। इनका निष्कर्ष निकालते हैं, सारांश निकालते हैं, तो क्या निकलता है? तो देखिए, उपर्युक्त तीनों परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जब हमें किसी सामान्य कार्य या परिस्थिति में भी कठिनता का आभास होता है, तो उसे ही हम समस्या कहते हैं। कोई भी परिस्थिति है, उसमें हम कोई सामान्य कार्य कर रहे हैं, लेकिन सामान्य कार्य को भी संपादित करने में हमें कोई ना कोई कठिनता का आभास होने लग जाता है, उसे ही हम समस्या कहते हैं। ये तो समस्या की परिभाषाएं हुई, समस्या क्या होती है। अब कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उसका समाधान क्या होना चाहिए, समस्या का समाधान क्या हो सकता है? तो देखिए, समस्या समाधान के लिए प्रायः प्रयत्न और भूल की पद्धति को अपनाया जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, जब भी कोई समस्या अपने सामने आती है तो हम उसका कोई एक उपाय खोजते हैं, उस उपाय को लागू भी कर देते हैं, और वह उपाय सफल नहीं हो पाता तो फिर उसके बाद दूसरा उपाय लागू करते हैं। ऐसे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां उपाय चलता रहता है। इसी को प्रयत्न और भूल का सिद्धांत कहा जाता है। तो समस्या समाधान के लिए ज्यादातर प्रयत्न और भूल की पद्धति को अपनाया जाता है। कैसे? कि जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तब हम कोई उपाय करते हैं, उसका प्रभाव देखते हैं। हम कोई भी समस्या आने पर पहले एक उपाय लागू करते हैं, उसका प्रभाव देखते हैं। यदि वो प्रभावशाली नहीं रहा, उससे समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो फिर नया उपाय करते हैं और उस नए उपाय का भी प्रभाव देखते हैं। यह कार्य तब तक लगातार चलता रहता है जब तक हमें सही बात का ज्ञान नहीं हो जाता है। जब तक समस्या का समाधान प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक इसी प्रकार प्रयत्न और प्रयास चलते रहते हैं, भूल होती रहती है, दूसरा प्रयास हम करते रहते हैं। ज़्यादातर यह तरीका समस्या समाधान के लिए अपनाया जाता है। लेकिन कहते हैं कि ये जो तरीका है कि परंतु समस्या समाधान की यह जो प्रवृत्ति है वो पशुओं में अथवा अशिक्षित लोगों की प्रवृत्ति मानी जाती है। ये पढ़े लिखे लोगों की प्रवृत्ति नहीं है, ये या तो पशुओं की प्रवृत्ति मानी जा सकती है या फिर अनपढ़ लोगों की प्रवृत्ति मानी जा सकती है। जॉन डुवी ने समस्या समाधान के लिए जो सर्वश्रेष्ठ तरीका बताया है वो है विमर्शी चिंतन। जॉन डुवी के अनुसार समस्या के समाधान का श्रेष्ठ तरीका किसको माना गया है, तो उसे हम विमर्शी चिंतन कह देते हैं। अब ये विमर्शी चिंतन होता क्या है, किसको विमर्शी चिंतन कहते हैं? तो देखिए, शिक्षित व्यक्ति तो किसी योजना के अनुसार ही सोचता है और विचार करता है, इसी को विमर्शी चिंतन कहा जाता है। कोई भी पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति होता है, उसके सामने कोई समस्या आती है तो पहले वह कोई योजना बनाता है और उस योजना के अनुसार ही सोचता है, विचार करता है और समस्या का समाधान प्राप्त कर लेता है। इसी को विमर्शी चिंतन के नाम से पुकारा जाता है। तो समस्या समाधान का श्रेष्ठ तरीका है विमर्शी चिंतन। अब इस विमर्शी चिंतन की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? विमर्शी चिंतन क्या है, इसकी क्या विशेषताएं प्राप्त होती हैं? तो देखिए, विमर्शी चिंतन की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता आती है जटिल समस्याओं की विद्यमानता के बारे में सोचना। कि कोई भी साधारण काम करेंगे तो साधारण काम में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, उन जटिल समस्याओं के बारे में पहले सोचते हैं। फिर
समस्या के सही रूप का निर्धारण करना कि जो समस्या आई वह वास्तविकता में क्या समस्या है, कैसे उत्पन्न हुई है, उसका वास्तविक रूप क्या है, उसका निर्धारण किया जाता है। फिर अध्ययन के समय समस्या को दृष्टि में रखना। जब हम उस समस्या के समाधानों के बारे में खोजते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वास्तविक समस्या को दृष्टि में रखेंगे कि मूल समस्या हमारी यह है। फिर उसके अनुमान या उपकल्पना का निर्धारण करना, उस समस्या से कैसे निजात पाया जा सकता है, इसके बारे में अनेक प्रकार के अनुमान हम सोचते हैं, जिनको हम उपकल्पनाएं भी कह सकते हैं कि अनेक अनुमान या उपकल्पनाएं हमारे दिमाग में आती हैं। फिर संभावित समाधानों को उपस्थित करना, उपकल्पनाओं के बाद में भी हम ये सोचते हैं कि इनमें से ये समाधान है वो अच्छे हो सकते हैं, तो इनके द्वारा समस्या का समाधान संभव हो सकता है, तो उन संभावित समाधानों के बारे में फिर हम सोचते हैं। उसके बाद में भी प्रस्तावित समाधानों की आलोचनात्मक ढंग से जांच करना। जो जो समाधान हमने लिखे हैं उनमें भी हम देखते हैं कि ये समाधान सफल होगा या नहीं होगा, इसमें क्या गुण हैं, क्या दोष हैं। एक आलोचनात्मक समालोचनात्मक दृष्टि से उन सभी समाधानों की जांच की जाती है। फिर उनमें अमान्य उपकल्पनाओं को तत्परता से त्याग सकना। जो जो समाधान हमें ऐसे लगते हैं कि ये समाधान सफल नहीं हो सकता है, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, तो उनका त्याग कर दिया जाता है। उसके बाद में निलंबित निर्णय की योग्यता प्राप्त करना, अर्थात सभी तथ्यों को जानने, जांचने और समझने तक निर्णय को स्थगित कर सकना कि जब तक हमारे मन में पूरा विश्वास नहीं हो जाता कि यह समस्या किस प्रकार से दूर हो सकती है, तब तक हम एक बार सभी उपायों को निलंबित कर सकते हैं, आगे के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। और जब मन में पूरा विश्वास हो जाए कि यह समस्या, यह समाधान है वो समस्या का वास्तविक निराकरण कर सकता है, तब हम उस समस्या को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो जो है निलंबित स्थिति आ जाती है। फिर अंत में वैधता हेतु निर्णय की पुनः जांच कर सकने की तत्परता प्राप्त करना कि वास्तव में यह समाधान सबसे कारगर होगा, और उस कारगर समाधान के आधार पर हम समस्या को दूर करने में जुट जाते हैं। इस तरीके से यदि कोई व्यक्ति समस्या को दूर करने का प्रयास करता है तो उसे ही विमर्शी चिंतन कहते हैं। फिर विशेषताओं के बाद में है कि विमर्शी चिंतन के कितने रूप माने जाते हैं। तो देखिए, विमर्शी चिंतन के प्रमुखतः दो रूप माने जाते हैं, एक है आगमन और एक है निगमन। विमर्शी चिंतन के दो रूप कौन से होते हैं? आगमन है और एक निगमन है। आगमन और निगमन में क्या अंतर होता है? देखिए, इन दोनों में यह अंतर है, कोई भी समस्या अपने सामने खड़ी हुई, उस समस्या के बारे में पहले किसी ने कोई समाधान नहीं खोजा, यदि हम स्वयं ही कोई नया समाधान खोजते हैं तो स्वयं के द्वारा खोजा गया जो समाधान है वो तो आगमन रूप के नाम से जाना जाएगा। और पहले किसी व्यक्ति के सामने समस्या आ गई थी और उस व्यक्ति ने उस समस्या का कोई समाधान कर लिया, और वही समाधान हम भी करना चाहते हैं, तो उस प्रकार का जो समाधान होगा वो निगमन रूप के नाम से जाना जाता है। तो विमर्शी चिंतन के दो रूप माने जाते हैं, एक आगमन और एक निगमन। यदि हमने खुद अपने स्तर पर कोई चिंतन किया है, खुद समस्या का समाधान खोज रहे हैं, तो वो आगमन विमर्शी चिंतन है। और पहले किसी व्यक्ति ने समस्या के समाधान को खोजा था और उसी को हम लागू करके देखना चाहते हैं, तो उसे निगमन विमर्शी चिंतन के नाम से पुकारा जाएगा। फिर है समस्या समाधान के प्रमुख पद, चरण या सोपान कौन कौन से होते हैं। कोई भी समस्या का हम समाधान कर रहे हैं तो समस्या समाधान के कौन कौन से चरण माने जाते हैं। तो जब भी कोई शिक्षक किसी समस्या का समाधान कर रहा है, गणित में कोई समस्या उत्पन्न हो गई, उसके समाधान के लिए 5 प्रकार के चरणों से उसे गुजरना पड़ेगा। वो कौन कौन से हैं? तो समस्या के आरंभ होने से लेकर के उसके हल होने तक शिक्षक या विचारक को 5 चरणों से गुजरना पड़ता है। वो 5 चरण कौन कौन से हैं? पहला है आकुलता, दूसरा है परिभाषा, तीसरा है अन्वेषण, चौथा है अनुमान,
और पांचवा है मूल्य निरूपण। आकुलता, परिभाषा, अन्वेषण, अनुमान और मूल्य निरूपण। तो देखिए आकुलता क्या है, तो समस्या से अवगत होने की आकुलता। पहले हमने कार्य किया, कार्य में कोई कठिनाई आई तो वो समस्या अपने सामने आ गई, वह है आकुलता। समस्या क्यों आई, उस समस्या से अवगत होने की आकुलता। फिर है परिभाषा, यह निश्चय करना कि कौन सी समस्या का अनुसरण करना है। पहले समस्या क्यों आई और वो समस्या कौन सी है, क्या समस्या अपने सामने उपस्थित हो गई है। फिर समस्या संबंधी तथ्यों को खोजना कि ये समस्या है वो किस प्रकार से दूर हो सकती है, ये कैसे तो उत्पन्न हुई है और अब इसका समाधान क्या हो सकता है। फिर उसके समाधान कौन कौन से हो सकते हैं वो हम अनुमान करते हैं, तो तथ्यों के आधार पर अनुमान निर्धारित करना। और फिर भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके उस समस्या के लिए सही समाधान को खोजना। ये 5 चरण समस्या समाधान या विमर्शी चिंतन के माने जाते हैं। अब हम आते हैं वास्तविक अपने प्रकरण की ओर कि गणित को कोई शिक्षक पढ़ा रहा है, गणित का शिक्षण करवा रहा है, अध्यापन करवा रहा है, तो गणित शिक्षक के समक्ष कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकते हैं, वो हैं गणित शिक्षण की समस्याएं। सबसे पहली समस्या आती है विषय वस्तु, गणित की विषय वस्तु। देखिए आज गणित के पाठ्यक्रम में जो विषय वस्तु शामिल की जा रही है लगभग वैसी ही विषय वस्तु हमें पहले के कई वर्षों पहले भी देखने को मिलती थी। हमारे दादा परदादा पढ़ते थे, उनके सामने जैसा पाठ्यक्रम था वैसा का वैसा पाठ्यक्रम आज भी हमें पढ़ने को मिल रहा है। हालांकि कुछ परिवर्तन हुए हैं लेकिन मूल रूप वैसा का वैसा देखने को मिल जाता है। तो वो है विषय वस्तु की समस्या। क्या है ये, देखिए गणित के वर्तमान पाठ्यक्रमों को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे विगत कई सदियों से गणित की विषय वस्तु में कोई वृद्धि नहीं हुई है। गणित की जो विषय वस्तु पहले चलती थी वही आज भी चल रही है, तथा इस विषय की जीवन की समस्याओं से परंपरागत दूरी बनी हुई है कि जीवन की जो वास्तविक समस्याएं हैं उनमें गणित का शिक्षण वर्तमान में भी कोई काम नहीं कर रहा है। तो जो जीवन की समस्याएं हैं उनसे परंपरागत दूरी, पहले जैसी दूरी थी वैसी ही आज भी बनी हुई है। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक कक्षाओं के गणित के पाठ्यक्रमों में परस्पर समन्वय नहीं है। प्रायः यह भी देखने में आया है कि उच्च प्राथमिक कक्षाओं के अनेक प्रकरणों को माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में भी शामिल कर दिया गया है। उच्च प्राथमिक में जो टॉपिक्स हैं वही टॉपिक सेकेंडरी में भी हमें पढ़ने को मिल जाते हैं। उच्च प्राथमिक कक्षाओं में सीखी हुई बातों को ही छात्रों को माध्यमिक कक्षाओं में भी पुनः पढ़ना पड़ता है। जैसा पाठ्यक्रम, जैसी विषय वस्तु अपने को मिडिल स्तर पर पढ़ने को मिलती है वही विषय वस्तु आगे चल करके सेकेंडरी स्तर पर भी पढ़ने को मिलती है। तो ये विषय वस्तु की जो समस्या है वो सदियों से चली आ रही है। पहले इसको दूर करने की योजना हमें बनानी चाहिए। दूसरी समस्या क्या है, प्रकरणों के नाम, कि हमारे गणित के पाठ्यक्रमों में केवल प्रकरणों के नाम लिखे रहते हैं जिससे पाठ्य पुस्तकों के लेखकों या गणित के अध्यापकों एवं छात्रों, परीक्षकों तथा अभिभावकों को कोई भी जानकारी विस्तार से नहीं मिलती है। प्रकरण में सिर्फ लिख दिया अनुपात, अब अनुपात में क्या क्या चीजें आएंगी वो सभी चीजें उसके अंतर्गत लिखी नहीं जाती हैं। तो प्रकरण से पूरी समस्याओं का हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। ये भी एक समस्या शिक्षक के सामने आती है। फिर है उद्देश्य एवं अनुभव। तो देखिए गणित के पाठ्यक्रमों में गणित के उद्देश्यों तथा सीखने के अनुभवों का विस्तृत वर्णन नहीं पाया जाता है। कि गणित का कोई भी पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है उसमें गणित का उद्देश्य क्या होना चाहिए, गणित कैसे सीखा जा सकता है, सीखने के अनुभव पहले के जो विद्वानों के होने चाहिए वो उसमें नहीं होते। जहाँ कहीं पर यदि प्रयास भी किया गया है तो जहाँ कहीं ऐसा किया गया है तो वहाँ पर उद्देश्यों को अस्पष्ट भाषा में लिखा गया है जिनका कक्षा अध्यापन से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। उद्देश्यों
को अध्यापन के सिद्धांतों के रूप में जो भी उद्देश्य हैं, उनकी भाषा है वो अस्पष्ट होती है, तो हम बच्चों को बता नहीं सकते, शिक्षक खुद भी समझ नहीं सकता कि वास्तव में यह टॉपिक क्यों शामिल किया गया है। उद्देश्यों को अध्यापन के सिद्धांतों के रूप में लिखने से कोई लाभ नहीं है। अच्छे नागरिक तैयार करना, चरित्र निर्माण, संस्कृति का ज्ञान, भविष्य के लिए तैयार करना इत्यादि सामान्य उद्देश्यों के लिखने से गणित शिक्षक को कक्षा अध्यापन में कोई लाभप्रद दिशा नहीं प्राप्त होती है। जैसे आप जोड़ सिखा रहे हैं, लाभ हानि सिखा रहे हैं, तो ज़्यादातर रटे रटाए उद्देश्य लिख दिए जाते हैं कि इस पाठ का उद्देश्य है अच्छे नागरिक तैयार करना, चरित्र निर्माण करना, संस्कृति का ज्ञान करवाना। तो ऐसे उद्देश्य उस गणित में क्या काम आएंगे, इनका हमें कोई भी जो मुख्य रूप से ताल्लुक है वो प्राप्त नहीं होता। इसलिए उद्देश्यों को लिखना सटीक रूप से लिखा जाना चाहिए। ये भी एक समस्या है जो शिक्षक को खोजनी पड़ती है। फिर है उपविषयों का विस्तार और कठिनाई स्तर। इसमें क्या है, गणित के पाठ्यक्रमों में उपविषयों के विस्तार तथा कठिनाई स्तर के बारे में कोई जानकारी नहीं पाई जाती। उपविषय क्या है, जैसे आप देखें लाभ हानि ये प्रकरण का नाम लिख दिया, या साधारण ब्याज ये प्रकरण का नाम लिख दिया, लेकिन इसमें लाभ हानि में, साधारण ब्याज में और क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी है उनका कोई उल्लेख नहीं होता। तो लाभ हानि या साधारण ब्याज लिखने मात्र से इन उपविषयों के काठिन्य स्तर एवं विस्तार के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। तो यह भी एक गणित शिक्षण की मुख्य समस्या आती है। उसके बाद में अगली समस्या लेते हैं, दोषपूर्ण शिक्षण विधियां। गणित शिक्षण के लिए जो शिक्षण विधियां आज शिक्षक काम में ले रहे हैं वो प्राचीन काल से चली आ रही हैं। कोई नवीन विधि शिक्षण के लिए खोजी नहीं जा रही है। इससे क्या है, एक परंपरा सी बनती जा रही है। नया नया आविष्कार होना चाहिए, नई नई खोज होनी चाहिए। नई खोजों के बिना गणित में रुचि को जागृत नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, रूढ़िवादी दृष्टिकोण एवं नवीन शिक्षण विधियों से अनभिज्ञता के कारण आज भी गणित शिक्षण में उन्हीं घिसी पीटी दोषपूर्ण शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जा रहा है जो प्राचीन काल में प्रयुक्त होती थी। पहले जो शिक्षण विधियां थी उन्हीं का प्रयोग आज भी शिक्षक कर रहे हैं, जबकि विश्व में गणित शिक्षण हेतु आधुनिकतम शिक्षण विधियों का प्रयोग भी किया जाने लगा है। तो हमें भारत में भी इन आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग गणित शिक्षण में करना चाहिए। उसके बाद में है पाठ्यक्रम में लचीलापन नहीं। अब समस्या आ रही है लचीलापन नहीं, वो क्या है, पाठ्यक्रम में छात्रों की रुचि एवं शिक्षक की सुविधा अनुसार लचीलापन होना आवश्यक है। छात्रों की रुचि भी होनी चाहिए, शिक्षक अपनी सुविधा अनुसार परिवर्तन कर सके, ऐसा लचीलापन पाठ्यक्रम में होना चाहिए। परंतु गणित के पाठ्यक्रमों में लचीलेपन के स्थान पर जड़ता अधिक पाई जाती है। जो एक चीज लिख दी गई हम उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकते। लाभ हानि पढ़ानी है तो बच्चों को लाभ हानि ही पढ़ाएंगे, साधारण ब्याज पढ़ाना है तो साधारण ब्याज ही पढ़ाएंगे। शिक्षकों की सुविधा का, बच्चों की रुचि का पाठ्यक्रम में ध्यान नहीं रखा जाता है। वैयक्तिक भिन्नताओं के कारण अध्यापक अपने अध्यापन कार्य का समायोजन करने के लिए स्वतंत्रता का अनुभव नहीं करता है। कोई शिक्षक यह सोचे कि बच्चों की जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उनके अनुसार मैं शिक्षण करवा सकूं, तो ऐसी स्वतंत्रता गणित शिक्षक को प्राप्त नहीं होती है। फिर है रेखा गणित की भी एक समस्या शिक्षक के सामने आती है। वो क्या है, गणित के पाठ्यक्रमों में ज्यामिति के प्रयोगों को लिखकर ही संतोष कर लिया जाता है। जो रेखा गणित के प्रयोग हैं उनको केवल लिख दिया जाता है, रटा दिया जाता है। अनौपचारिक ज्यामिति को पाठ्यक्रम में कोई स्थान नहीं दिया जाता कि हम व्यवहार में जो रेखा गणित देखते हैं, जो रेखाएं देखते हैं, आकृतियां देखते हैं, उनको पाठ्यक्रम में कोई स्थान नहीं दिया जाता है। मेंसुरेशन आदि को ही प्राचीन काल से पढ़ाया जा रहा है, जो व्यावहारिक जीवन में किसी प्रकार से उपयोग में नहीं आती है। ज्यामिति का अध्यापन कक्षा 6 से औपचारिक रूप से प्रारंभ किया जाता है, जो कि मनोवैज्ञानिक नहीं है। हमें प्राथमिक स्तर से ही इस प्रकार का शिक्षण आरंभ करवाना चाहिए। बिंदु, रेखा, कोण आदि प्रतियों को परंपरागत तरीकों से पढ़ाने की अपेक्षा की जाती है कि जैसे प्राचीन काल में शिक्षक पढ़ाते थे वैसे हम भी आज भी पढ़ाएं। ज्यामितीय आकृतियों का निरीक्षण
मापन, प्रयोग, खींचना आदि के बारे में पाठ्यक्रमों में कोई निर्देश नहीं मिलते हैं। ये जो प्रवृत्ति है, ऐसे आकृतियों के अध्ययन को कोई स्थान नहीं दिया जाता है। जीवन से संबंधित 3 आयामों की ज्यामिति को सेकेंडरी कक्षाओं के बाद से शुरू किया जाता है कि जो हमारे जीवन से संबंधित है वो बहुत आगे चल करके पाठ्यक्रम में शामिल की गई हैं। तो ये भी एक समस्या है। रेखा गणित की व्यावहारिक आकृतियों का ज्ञान बच्चे को प्रारंभिक स्तर से ही दिया जाए तो बेहतर होगा, अच्छा होगा। एक समस्या आती है, वो क्या है? मेधावी छात्रों का ध्यान। देखिए, प्रत्येक कक्षा में मेधावी छात्रों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि सभी को एक जैसा मान करके हम पढ़ाते रहें। प्रतिभाशाली है तो उनको उनके अनुसार शिक्षण करवाया जाना चाहिए, लेकिन गणित के पाठ्यक्रमों में उनकी अनदेखी की जाती है। ऐसे भी सुझाव होने चाहिए कि अध्यापक किसी उप विषय को पढ़ाने के पश्चात कक्षा में उस उप विषय के आगे भी मेधावी छात्रों को सामग्री प्रस्तुत करे। मेधावी बालक हैं, वो जल्दी पाठ्यक्रम को ग्रहण कर लेते हैं, तो उनको अतिरिक्त रूप से कोई कार्य मिले, ऐसा भी ध्यान रखा जाना चाहिए। पाठ्यक्रम से बाहर भी पढ़ाना एक आदर्श अध्यापक का आवश्यक गुण है। केवल पाठ्यक्रम पूरा करना ही अध्यापक का कर्तव्य नहीं होता, पाठ्यक्रम से बाहर का ज्ञान भी बच्चों को दिया जाए तो बेहतर होता है। मेधावी छात्रों की आवश्यकताओं को भी पाठ्यक्रम निर्माण में स्थान दिया जाना चाहिए, तो इस समस्या का समाधान भी हो कि मेधावी छात्रों को भी उचित स्थान पाठ्यक्रम में प्राप्त हो सके, उनको भी अतिरिक्त रूप से कोई कार्य मिल सके, ऐसा ध्यान रखा जाना चाहिए। अगली समस्या आती है गणित शिक्षक के पास में घरेलू वातावरण। वो क्या है? देखिए, बालक कई बार घर पर अव्यवस्थित तथा कलहपूर्ण वातावरण के कारण गृह कार्य नहीं कर पाता है। बालक घर पर जाता है, हो सकता है घर पर कोई ऐसा वातावरण बन गया हो जिसके कारण से उसकी पढ़ाई नियमित रूप से नहीं हो पा रही हो, उसने अपना गृह कार्य किसी कारण से पूरा नहीं किया हो, अथवा मानसिक चिंता होने के कारण बालक सोच नहीं सकता है। तो गणित जैसे विषय के लिए मानसिक शांति तथा अभ्यास करना भी अत्यंत आवश्यक है। घरेलू झगड़े हैं, घरेलू झगड़े, माता पिता का बुरा व्यवहार, अधिक भय, अधिक लाड़ प्यार या अधिक बीमारी, पाठशाला में देर से प्रवेश लेना, माता पिता की अयोग्यता होना, माता पिता हैं उनकी कोई मानसिक शारीरिक दुर्बलता होना या अशिक्षित परिवार से बच्चे का ताल्लुक होना आदि घरेलू कारण हैं जो बालक के व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं। ये भी शिक्षक के सामने एक समस्या आती है कि ऐसे बालकों के साथ वह किस प्रकार का व्यवहार करे, कैसे उनको गणित में वह आगे ले जाए। इसके अलावा एक और समस्या है, वो है वातावरण संबंधी समस्या। ये समस्या क्या है? अनैतिकता, समूह की प्रवृत्ति, अवकाश का दुरुपयोग, प्रौढ़ों और साथियों का अभद्र व्यवहार, वातावरण द्वारा संवेगों का उद्दीपन जैसे सिनेमा देखना, उपन्यास आदि को पढ़ना, ये भी क्या है? बालक के विचारों को प्रभावित करते हैं। यदि बालक वासनामय बातों में मन लगाने लगे तो फिर वे गणितीय सत्य तत्वों को समझने में मन नहीं लगाएंगे। ऐसी किसी किसी बालक की ये समस्याएं होती हैं कि उसमें अनैतिकता का प्रभाव अधिक होता है या उसका ध्यान पढ़ाई की तरफ कम है, अन्य बातों की तरफ ज़्यादा होता है, तो वो भी गणित के अध्यापक के सामने एक समस्या बन करके आ जाती है। ये गणित शिक्षण की कुछ समस्याएं हैं जिनको शिक्षक को सामना करना पड़ता है। इनका उचित समाधान गणित शिक्षक के द्वारा ही अपने स्तर पर खोजा जाना चाहिए। सभी को धन्यवाद।